आ जाओ एक्सरसाइज 2.2 और हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। वन से 5 तक में पहले बताओ, कोई डाउट हो तो। 1 to 5 कोई डाउट नहीं। कौन सा बेटा? थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी द सेट ऑफ 1 2 3 5 and B be the set of number 4 6 9। ठीक है। डिफाइंड अ रिलेशन R फ्रॉम A to B। R एक रिलेशन है जो कि A to B में है, इसका मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड दिस रिलेशन R इज डिफाइंड एज collection of x y such that the difference between x and y is odd। the difference between x and y is odd। ठीक है, is odd, x belongs to A, y belongs to B। x belongs to A और y belongs to, वो ये कहना चाहते। तो ऑड नंबर आना चाहिए, चाहे x माइनस वाई करके आए या y माइनस एक्स करके आए, क्योंकि डिफरेंस ऑफ x एंड y बोला है, तो x माइनस वाई भी पॉसिबल है और y माइनस एक्स भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो देखो अब R में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले अगर मैं यहां से 1 को उठाता हूं, ध्यान दो, यहां से इनपुट क्या लेता हूं 1। 1 इज ऑड नंबर, तो अगर दो ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इवन होता है। दो ऑड का डिफरेंस क्या होता है? इवन होता है। जैसे 3 माइनस 5 कितना आ गया? -2। 5 माइनस 3 2। और इवन माइनस इवन भी क्या होता है? इवन होता है। लेकिन इवन माइनस ऑड क्या होता है? ऑड होता है। तो मुझे जो वैल्यूज लेनी है, अगर मैंने 1 ले लिया तो 1 के साथ 6 होना चाहिए और 1 के साथ 4 होना चाहिए, यही होगा ना। 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 1 3, हो गया ऑड। फिर अगर यहां से 2 उठाता हूं तो ये एक इवन नंबर हो गया। 4 और 6 के साथ तो इवन ही देगा, तो क्या लेना पड़ेगा? 2 9। अगला बेटा 3 उठाया तो क्या हो गया? 3 4 और 3 6 हो गया। फिर अगर 5 उठाया तो 5 4 और 5 6। समझ गए भाई? आगे क्लियर समझ में? ये खत्म हो। ठीक, तो डिफरेंस का चाहे x माइनस वाई बोलो या y माइनस एक्स बोलो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 सीधे। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। कह रहा हमें डोमेन और रेंज बतानी है अगर हमें एक रिलेशन डिफाइंड है। कह रहा R इज अ रिलेशन विद ऑर्डर्ड पेयर x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू अ सेट, और उस सेट के एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 और 5, ये उसके एलिमेंट हैं। समझ गया बेटा? तो इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज दे रखी हैं, तो रिस्पेक्टिव ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गए? अगर x को रखा 0 तो 0 प्लस 5 हो गया 5, x को रखा 1 तो 6 हो गया y, x को रखा 2 तो 7 हो गया, x को रखा 3 तो 8 हो गया, x को रखा 4 तो 9 हो गया, x को रखा 5 तो 10 हो गया। सही है। व्हाट इज डोमेन? 0 1 2 3 4 5, फर्स्ट एलिमेंट। व्हाट इज रेंज?
5 6 7 8 9 10 खत्म। ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा आर बी द रिलेशन ऑन जेड, यानी इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है, जेड का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। इंटीजर कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, यही हुए। कह रहा है कि सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अगर दो इंटीजर को आप माइनस करोगे तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। करके देखो, कोई और नंबर थोड़ी बनेगा। जैसे 2 - 3 कितना हो गया, -1। 5 - 7 कितना हो गया, -2। तो दो इंटीजर का डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर होता है। यानी इनपुट में z डाल रहे हो, आउटपुट भी क्या आ रहा है, z ही आ रहा है। तो व्हाट इज डोमेन, ऑल इंटीजर्स। व्हाट इज रेंज, ऑल इंटीजर्स। व्हाट इज कोडोमेन, ऑल इंटीजर। बात समझ गए, तो करने की जरूरत है। क्लियर हो गया ना, तो सीधा हमें आंसर कर। और कुछ इसमें बेटा, खत्म। अब आ जाओ हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने चल रहे हैं, फंक्शंस। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ते रहेंगे, उसके बाद लास्ट में आप लोग नोट करोगे। बहुत ध्यान से हर चीज सुनते जाओगे। पूरा फंक्शन हम पढ़ेंगे, फंक्शंस के सारे ग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लास ये होगी और एक क्लास और रिलेशन फंक्शन की होगी, बड़ी क्लास, जिसके अंदर हमें डोमेन रेंज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बुक के भी और बुकलेट के भी। ठीक है, तो अब आ जाओ बेटा फंक्शंस। क्या होते हैं फंक्शंस, कुछ ऐसे स्पेशल रिलेशंस होते हैं जिन्हें आप फंक्शंस बोल सकते हो। ठीक है, तो अब क्या ऐसा एक रिलेशन फॉलो करे कि जिसको एक फंक्शन भी बोला जा सके। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि कैसे, किस तरह के ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको आप फंक्शंस बोल सकते हो। ठीक है, या वो फंक्शन बन जाते हैं। जैसे कहता है आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आप लोग ये एरो डायग्राम याद रखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, या रिलेशन कौन से स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं जिन्हें आप फंक्शंस बोल सकते। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेट ए और ये हो गया सेट बी। मान लो ए में एलिमेंट हो गए ए बी सी और यहां एलिमेंट हो गए एक्स वाई जेड और पी। ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट हो, करेक्ट। तो ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, प्री इमेजेस, और बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, इमेजेस। ठीक है ना, ए रिलेट कर गया एक्स के साथ मान लो, और यही ए रिलेट कर गया जेड के साथ। बी और सी रिलेट कर गए पी के साथ। यानी अगर मैं इनपुट बी डालूंगा तो आउटपुट पी आएगा, इनपुट सी डालूंगा तो आउटपुट पी आएगा, इनपुट ए डालूंगा तो एक्स आएगा, इनपुट ए से ही जेड आएगा। अगर मैं इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिखूं तो हमारी रोस्टर फॉर्म बनेगी ए कॉमा एक्स, ए कॉमा जेड, बी पी और सी पी। ये आपने एक रिलेशन लिखा। अब आपसे पूछता है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, तो मुझे क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं बता सकता हूं कि ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या देखना है कि अगर कम से कम एक ऐसी प्री इमेज है जिसकी एक से ज्यादा इमेज है जिस रिलेशन में, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ए एक ऐसी प्री इमेज है जिसके दो आउटपुट्स आ रहे हैं, ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई। अगर ऐसा रिलेशन है जिसमें कम से कम एक प्री इमेज ऐसी है जिसके एक से ज्यादा आउटपुट हैं, तो ऐसे रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोल सकते। एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ रिलेशन ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। इसको छोड़ दो तो सारे के सारे रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट लिख रहा हूं।
if at least one pre-image, if at least one pre-image if at least one pre-image has more than one image, then this type of relation is not a function. Except this, all relations are functions. Yeah, except this type of relation, all relations are functions. ठीक है ना, बस हमें दिमाग में ये बात रखनी है. और इन शॉर्ट, जहां पर आपको डोमेन रिपीट होती हुई दिख गई, ऐसे रिलेशन सिर्फ रिलेशन होंगे, फंक्शन नहीं होंगे. आपकी जो इमेज है वो रिपीट हो जाए चलेगा, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए. देखो इस हिसाब से P का क्या एक यूनिक आउटपुट है P, C का एक यूनिक आउटपुट है P, क्योंकि एक के साथ एक ही अटैच हो रहा है. यहां इसके आउटपुट एक है, इनपुट कई हो सकते हैं, लेकिन एक इनपुट के कई आउटपुट नहीं हो सकते. एक इनपुट के कई आउटपुट नहीं हो सकते. क्लियर हुआ? तो क्या डिफरेंस पता चल गया कि भाई रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले क्या आया? कार्टीजियन प्रोडक्ट. कार्टीजियन प्रोडक्ट के सबसेट्स क्या होते हैं? रिलेशन. ठीक है, मान लो उन रिलेशन का एक सेट बना दिया, उसमें से अगर मुझे फंक्शन ढूंढने हो तो मैं कुछ ऐसे रिलेशन ढूंढूंगा जो इस क्राइटेरिया को छोड़ करके बाकी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे. ये वाले रिलेशंस आप छोड़ दोगे तो फंक्शन उस केस में क्या हो गया? सबसेट ऑफ रिलेशन हो गया. जितने वहां रिलेशंस बने उनका सबसेट फंक्शन हो गया. समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शंस को पढ़ते हैं. अब फंक्शंस में कैसे डिनोट करते हो फंक्शन को? ठीक है, डिफाइंड अ फंक्शन. तो जैसे रिलेशन को R से डिनोट करते हैं बेटा, वैसे ही फंक्शन को F से डिनोट करते हैं. F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B. F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B एंड fx इज इक्वल टू, मान लो कोई भी फंक्शन लिख दिया गया 2x प्लस 3. क्या लिख दिया गया? 2x प्लस 3. ऐसे केस में जो ये हमारा x है, ये हमारा क्या हुआ? इनपुट हुआ, यानी ये क्या हुई? प्री इमेज हुई. तो x कहां बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा आपका सेट A में. सही है. और जो ये fx आता है, दिस fx इज ऑल्सो डिनोटेड बाई y. y इज इक्वल टू fx. समझ गए? y इज इक्वल टू fx. तो आपका जो y है या fx है वो कहां बिलोंग करेगा? B में. तो A डोमेन और B कोडोमेन, उसके अंदर y बिलोंग करेगा. ठीक है, तो y से किसको रिप्रेजेंट करते हो आप? आउटपुट को. जैसे मान लो अगर आप x को 1 लो तो आपके fx की वैल्यू क्या आएगी? x को 1 लो तो fx की वैल्यू कितनी आ गई? 5. तो क्या ऑर्डर्ड पेयर बन गए? 1, 5. 1 इज प्री इमेज एंड 5 इज इमेज. ठीक है, 1 किससे रिलेट कर रहा है? डोमेन का पार्ट है, और 5 किसका पार्ट है? रेंज का पार्ट है. रेंज मतलब हो गई ना वो, कोडोमेन का तो सबसेट में आएगा वो. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? फंक्शन के बारे में समझ गए? अब सबसे पहले पेज नंबर 31 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 11 डिस्कस करते हैं. कह रहा है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस. पहले 10th कर लेते हैं, 11th में तो आगे 10th कर लेते पहले. एग्जाम्पल 10. Let n be the set of natural numbers and r be defined on n such that r is equal to xy such that
y इज इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें एक एग्जाम्पल 10 दिया गया। एग्जाम्पल 10 में कह रहा है कि कोई भी एक रिलेशन R है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। रिलेशन R फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ये 10। रिलेशन R फ्रॉम n टू n। ठीक है, तो डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर है। कह रहा दिस R इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट y is equal to 2x and xy belongs to नेचुरल नंबर। ये दिया गया आपको। ठीक है, अब कहता है कि फाइंड द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। चेक करते हैं, x कहां पर है? नेचुरल नंबर में। जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। x की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर, x की वैल्यू 3 रखोगे तो। कोई ऐसा x है जो 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 आंसर देता हो? 2x में कोई ऐसा x नेचुरल नंबर है जो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डबल आंसर देगा? ऐसा कोई नहीं है। तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज। कोई भी नंबर रख के देखो, 1 रखो तो 2 मिलेगा, 2 रखो तो 4 मिलेगा, 3 रखो तो 6 मिलेगा। तो एक एक के साथ ही तो अटैच हो रहा है। 1 2 के साथ, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ, तो 1 विद 1 हो रहा है। तो एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज, तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब पूछ रहा है जी बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? बता सकते हो डोमेन क्या होगी? ऑल नेचुरल नंबर होगी? नहीं होगी। कोई भी एक्स पुट करो लेकिन नेचुरल नंबर से ही पुट करना है। रेंज बताओ क्या होगी? रेंज क्या होगी बेटा? क्या इवन नेचुरल नंबर नहीं होगी? इवन नंबर ही तो मिलेंगे। कोडोमेन क्या होगी? बता दो जरा। सेकंड पार्ट होता है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन? यस, बिकॉज एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज। तो हम रीजनिंग क्या करेंगे? बिकॉज एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज, बिकॉज every pre-image has unique image, therefore this relation is a function। कितना सिंपल है ना? अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11 पर। कह रहा है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिव रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो रिलेशन आर गिवन है 2 1 3 1 4 2। ठीक है, तो आर एन इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? एग्जाम्पल नंबर 11 पार्ट फर्स्ट, 2 1 3 1 4 2, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? यस, क्योंकि डोमेन कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही है। सेकंड आओ, 2 2 2 4 3 3 4 4, फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? क्यों फंक्शन नहीं है? डोमेन रिपीट हो रही। 2 इज अ प्री इमेज विच हैज मोर देन 1 इमेज। एक 2 हमें 2 दे रहा है और एक 2 हमें 4 दे रहा है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अगला बेटा, आर 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, बिकॉज एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज। ठीक है, इसके बाद आते हैं रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। पहले समझते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं?
एफ इज एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू रियल नंबर, ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन रियल नंबर और अदर देन रियल नंबर हो सकती है। कितने तरह के नंबर होते हैं वैसे? हाँ बता, मेन कैटेगरी 2 नंबर की, जल्दी बता, बता तो रहे थे आप, बताओ। रियल और इमेजिनरी, वेरी गुड। तो रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दो ही तरह के नंबर है, ठीक है। तो डोमेन बेटा रियल नंबर भी हो सकती है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकती है, लेकिन जो इसका आउटपुट आएगा यानी कोडोमेन वो रियल नंबर ही होनी चाहिए। समझ गए? जैसे मैं बात करूं तो ए क्या हो सकता है, ए मे बी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, ए मे बी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। सेट ऑफ रियल का मतलब सबसेट, कुछ भी ले सकते हो, होल रियल भी हो सकता है, सबसेट भी, पार्ट भी हो सकता है। ए नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो इसका मतलब वो रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये डोमेन हो गई। और ए क्या हो सकता है, जेड भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और हमारा जो फंक्शन fx है वो है मॉड ऑफ z। क्या है वो, मॉड ऑफ z, ठीक है ना। तो अब आप अगर x की जगह z डाल दो, ठीक है, या यहां मॉड ऑफ x लिख देता हूं, मॉडुलस है ये, खैर तो मॉडुलस फंक्शन निकाल देते हैं। तो z का अगर मैं मॉड निकालूं तो क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 13। इट इज रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर? रूट 13 इज अ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर? रियल। इमेजिनरी कैसे हुआ, रूट 13 आयोटा थोड़ी आ रहा है इसमें, इट इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो इसलिए आउटपुट देखो, इनपुट तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल नंबर भी इसके इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जिनके इनपुट रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हो सकते हैं उन्हें, लेकिन आउटपुट सिर्फ रियल नंबर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगला आता है हमारा रियल फंक्शन। पहला कौन सा हुआ, रियल वैल्यूड फंक्शन, अगला हुआ हमारा रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शंस क्या होते हैं, एनी फंक्शन with domain is all real number and codomain is all real number. Domain is all real number and codomain is all real number. ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। तो एक रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें तो दोनों बातें आती हैं, लेकिन रियल वैल्यूड रियल फंक्शन नहीं होता, ठीक है। समझ गए, क्योंकि उसमें इससे ज्यादा एलिमेंट का इस्तेमाल हो। समझ गए? तो इस बात को अगर हम एक वेन डायग्राम से समझें, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन, और ये हो गया हमारे पास एक रियल फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। तो जो रियल फंक्शन है वो क्या है, सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड, ये हुआ हमारा रियल फंक्शन।
क्या सेट्स कुछ याद आ रहा है? ये हुआ हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो रियल फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 12 पर। कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये बात पहले ही समझा चुका हूं, ऐसे पेपर में कोई टेबल वगैरह बनाने को नहीं आता। वही ये बताना चाह रहा है कि जो fx है उसको y से प्रेजेंट करते हैं। तो ये कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड अ रियल वैल्यूड फंक्शन fx इज इक्वल टू n टू n, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल। x हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और y यानी fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर x को 1 लेता हूं तो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। f4 की वैल्यू 9 और f5 की वैल्यू 11 और f6 की वैल्यू 13, f7 की वैल्यू 15। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करते हो। अब ये x और y पढ़ने का क्या मतलब है? जब हम ये पॉइंट्स लेते हैं बच्चों तो इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं, मतलब फंक्शंस के ग्राफ हम बनाना सीखें। ठीक है ना? तो फंक्शंस में जो इनपुट x होता है वो x एक्सिस पर आता है ग्राफ बनाते हुए, और जो आउटपुट y आ रहा है वो y एक्सिस पर आता है। ठीक है ना? तो अब हम सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ पढ़ेंगे। फंक्शंस तो और भी हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह है, उसके ग्राफ उस चैप्टर में चले गए हैं। ठीक है, कोई रिफ्रेशर वगैरह उठाओगे तो क्या करेगा, एक साथ ही सारे फंक्शंस पढ़ा डालेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप पढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कुछ फंक्शन यहाँ पढ़ाए गए, कुछ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाए गए, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक हम लिमिट्स में पढ़ेंगे कैलकुलस वाले पार्ट में। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक साथ सारे फंक्शन पढ़ा। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि आप सारे फंक्शन पढ़ डालो। ठीक, समझ गए? तो अब बात करते हैं बेटे फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। अब यहां से तुम लोगों की कंसंट्रेशन बढ़ जानी चाहिए। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ। ठीक है, सबसे जबरदस्त चीज। अब हमें फंक्शन पता होना चाहिए, उसका ग्राफ कैसे बनेगा पता होना चाहिए, उसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन पता होनी चाहिए। अब जितने भी आप फंक्शंस पढ़ेंगे रियल फंक्शंस पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? रियल फंक्शंस। डोमेन इज ऑल रियल नंबर और कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज इज डिपेंड ऑन द फंक्शन। समझ गए? डोमेन भी डिपेंड ऑन द फंक्शन, इधर रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। रेंज इज इधर रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, समझ गए? तो चलते हैं अब आगे। तो पहला फंक्शन जो हमारा है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है ये आइडेंटिटी फंक्शन? अ रियल फंक्शन, यानी f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू x। fx किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। इस फंक्शन को आप क्या नाम देंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जो भी आप x पुट करेंगे आपको y सेम मिलेगा। आरव कहां ध्यान है तेरा? fx इज इक्वल टू x। समझ में आ रही बात? अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। ग्राफ बनाना है तो इसका मतलब ये y इज इक्वल टू x है। पहले मैं तुम लोगों को टेबल लेकर के बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको इन सब टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ग्राफ को डायरेक्ट बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा 10th क्लास से आए हो तो इसलिए छोटी छोटी बातें
देख लेते हैं, ठीक है। एकदम से इंसान को बड़ा नहीं करना चाहिए ना। ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया y। अगर x को मैं लेता हूं -1, इसका मतलब f -1, यहां रखोगे y कितना आ गया -1। -2 लेने पर -2, 0 लेने पर 0 और 1 लेने पर 1, ये 3 पॉइंट आए। आ गए। अब इन्हें हमें ग्राफ पे करना है प्लॉट। ठीक है, बनाते हैं ग्राफ। ये बना लिया हमने कार्टेशियन प्लेन। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अभी तो पॉइंट ले रहा हूँ, बाकी पॉइंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, -1 माइनस, सॉरी 1 2 3, -1 -2 -1। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा, -1 -1, कहीं यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है 0 0, तीसरा पॉइंट कहता है 1 1, और एक पॉइंट कहता है -2 -2। ऐसे ही होगा। अगर ये पॉइंट मिल गए तो क्या यही ग्राफ है? यही है, बस ये ग्राफ बन गया। या कुछ और भी कर सकते हैं, लाइन बनाएंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं बेटा कि -1 और -1 ही बात कर रही हो। -1.5 पे -1.5 देगा, इसका मतलब ये इसने हमें एक आइडिया दिया। ठीक है, और ये एक लीनियर है, x⁻1, तो इसका मतलब लाइन क्या बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये ग्राफ का मतलब, इसलिए हम इन ग्राफ्स को बनाते हैं जिनका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपसे अगर डोमेन पूछी जाए तो आप कहीं कह दो -1 -2 0 और 1, और रेंज कह दो -1 -2 0 और 1। नहीं, इसने हमें एक आइडिया दिया, हमने ग्राफ बनाया। अब मुझे बतानी है इसकी डोमेन। पहले एक शॉर्टकट मेथड समझो। अगर आप x को कोई भी रियल नंबर सोचो, कोई भी रियल नंबर यहां रखो, कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल। अगर मैं √2 रख दूं x को तो आंसर क्या आएगा, √2। अगर मैं 1.5 रख दूं तो आंसर क्या आएगा, 1.5। कोई ऐसा रियल नंबर है जो इसको नॉट डिफाइन कर सकता है? जब तक डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा और वेरिएबल की जगह डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, तब तक फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। तो यहां तो डिनोमिनेटर फिक्स है 1, तो ये तो किसी भी रियल नंबर के लिए नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। इसलिए इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या है, जब कोई भी रियल नंबर रख रहे हो तो आंसर भी एनी रियल नंबर आ रहा है, तो रेंज भी क्या हो गई, एनी रियल नंबर। कोडोमेन एनी रियल नंबर। अब इसी बात को हम ग्राफ से समझते हैं। इस बात को किससे समझते हैं, ग्राफ से। कि मान लो ये ग्राफ दिया जाए और डोमेन और रेंज हमसे पूछ ली जाए कि भाई डोमेन और रेंज क्या होगी, तो हमेशा याद रखो कि यहां पर हम वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो समझो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए डोमेन, क्या निकालनी है, डोमेन। डोमेन क्या है, x। तो आपको x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइंस बना के देखनी चाहिए। जैसे देखो मैंने ये बनाई एक, ये देखो ऐसे बना दी एक। ठीक है, समझ गए। दूसरी लाइन बनाते हैं, पहली बन गई, दूसरी लाइन देखो, ये भी एक लाइन बना दी। आप रैंडमली कहीं पर भी लाइन बनाओ, क्या कभी कोई ऐसी लाइन हो सकती है जो हमारी ये मिडल लाइन जो जा रही, जिसका हमने ग्राफ बनाया है, क्या कोई ऐसी लाइन हो सकती है वर्टिकल लाइन जो इस लाइन को ना काटती हो सकती है ऐसी कोई पूरी एक्स एक्सिस पर? नहीं हो सकती ना। तो देयरफॉर डोमेन इज ऑल रियल नंबर, देयरफॉर डोमेन इज ऑल रियल नंबर। क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा, अब मुझे जैसे y के बारे में जानना है, यानी रेंज। रेंज किससे रिलेट करता है, y से। तो आपको जो लाइन बनानी है वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बनानी है। परपेंडिकुलर y एक्सिस कैसे बने, क्या ऐसे बनेगी,
या नहीं? अब बताओ बच्चों, क्या कोई ऐसी लाइन है जो मैं परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बनाऊं और वो इस लाइन को ना काटती हो? है कोई ऐसी लाइन? तो इसका मतलब रेंज भी क्या है? ऑल रियल नंबर, क्योंकि यहां से चलना शुरू करता है डोमेन। ध्यान से देखो, डोमेन चलनी शुरू करती है माइनस इन्फिनिटी से, यहां से प्लस इन्फिनिटी तक। रेंज चलनी शुरू करती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। सही है? तो अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस यहां से लेकर के यहां तक कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसपे हमारी वर्टिकल लाइन इस लाइन को ना कट कर रही हो। तो इसलिए डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर। और इंटरवल में लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन, और इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं होती। क्या इंटरवल सबको याद है? ये कौन से इंटरवल हैं बताओ? कौन से इंटरवल है? कहां याद है? हाँ, ओपन इंटरवल। जहां छोटे ब्रैकेट लगते हैं वो कौन से होते हैं? ओपन इंटरवल। सही है? रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सही है? अब आ जाओ जी कोडोमेन। क्या होगी? ऑल रियल नंबर और इंटरवल में लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या आइडेंटिटी फंक्शन और बेसिक ग्राफ सबको समझ में आ गया कैसे बनता है? क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, अगला आता है बच्चों कांस्टेंट फंक्शन। ध्यान से रखना दिमाग में, डोमेन रेंज वगैरह। सेकंड है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसमें आप डोमेन को कुछ भी चेंज कर लो, एनी रियल, लेकिन जो आउटपुट है वो नहीं चेंज होना चाहिए। आउटपुट क्या है? चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो f इज अ रियल फंक्शन, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड fx इज इक्वल टू k। k इज एनी नंबर, लाइक मैं कह सकता हूं fx इज इक्वल टू सपोज 3 है। ये एक फंक्शन हो गया, मतलब k एज अ 3 मान ली। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। x है ही नहीं तो x पे डिपेंड नहीं करता ये। अब आप x को 1 रखो, व्हाट इज द आंसर? 1 रखो, 1 0 आएगा। क्या आएगा? x को रखा 1, यहां कुछ फर्क पड़ा 3, वही तो रहेगा। x को रखो 0, आंसर 3। जब x है ही नहीं तो क्या फर्क डालेगा? वो तो कांस्टेंट रहेगा। x को रखो -1, आंसर 3। x को रखो 1.5, आंसर इज 3। कुछ पड़ा फर्क? जब वहां x नहीं है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? एक चीज और समझ लेते हैं, x टू दी पावर 0। लेकिन ये लिखना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। क्यों नहीं ठीक रहेगा बता दो जरा? जब 0 डालूंगा 0 की पावर 0 बनेगा, वो तो कुछ डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये बस समझाने के लिए ऐसा है, बाकी ध्यान रखो। समझ गए सभी? क्लियर है बेटा कि नहीं? तो कांस्टेंट में क्या होगा? x आप कितना भी चेंज कर लो, fx पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो हो गया, क्या कहते हैं, वो नहीं था जो छोटा बाबा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ गया? नहीं है? क्या नाम है? अभिनव अरोड़ा। तो ये समझ ले कांस्टेंट फंक्शन वही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कितना भी चेंज कर लो, है ना? वही है ये। तो अब बनाते हैं इसका ग्राफ। वैसे तो तुम लोग भी उससे कम नहीं हो, क्योंकि होमवर्क दो, काम करते नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सर कितना भी होमवर्क दें, याद नहीं हो रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग भी तो वही हो, पढ़ते हो नहीं कि हर चीज याद रखो, टीचर खुश हो। टीचर की जिंदगी में दुख ही दुख है।
वो कभी खुश होता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं करते कोई। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक बेटा यहां तक? अच्छा अब बनाते हैं इसका ग्राफ। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ध्यान से देखो, एक्स को जो मर्जी आप रखो, आउटपुट हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो हमेशा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आएगा। किस पे आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो 1 रखूंगा 3, 0 रखूंगा 3, -1 रखूंगा 3, 1.5 रखूंगा 3, तो सारे पॉइंट एक लाइन में हो गए ना, और किसके पैरेलल हो गए? एक्स एक्सिस के। बनाने में समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ के की सेंस में? 3 के हिसाब से तो ये 0 3 हो गया, और के हिसाब से क्या हो गया? 0, के। सही है। अब बता दो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन समझाओ, बताओ भाई डोमेन। अभी क्या होगी डोमेन? ऑल नेचुरल नंबर। पक्का? क्यों ऑल नेचुरल? क्यों? 1.5 रखने पे 3 आ रहा है, √2 रखने पे 3 आ रहा है। क्या एक्स एक्सिस पर वर्टिकल लाइन बना लेते हैं? ये देखो, क्या कोई ऐसी लाइन है जो रैंडमली बनाओ कहीं कट ना करती हो? ध्यान से देखो, ये देखो पूरा एक्स नहीं कवर हो रहा, पूरा एक्स कवर हो गया, तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल। और क्या शॉर्टकट बताया था? कुछ भी पुट करो, ये नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, तब भी डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल। हमेशा रखा रियल नंबर ही जाएगा फंक्शन में, नेचुरल नंबर वगैरह नहीं। क्या रखा जाएगा? रियल नंबर ही। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वगैरह सब उसके सबसेट हो गए, तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर। और क्या लिख सकते हो? -∞ से इन्फिनिटी। अच्छा रेंज बताओ, रेंज वाई एक्सिस देखना है तो लाइनें कहां बनानी है? परपेंडिकुलर टू वाई बनानी है। ये देखो, बताओ भाई आरव क्या होगी रेंज? हाँ, क्या होगी रेंज? बना दी लाइनें हैं? 3, ओनली 3, बाकी तो कोई नहीं, क्योंकि कहीं पर कट नहीं हो रहा। देखो कहीं पर भी वो जो हमारी ग्राफ वाली लाइन है वो कट नहीं हो रही है, वो सिर्फ कहाँ कट हो रही है? 3 पर। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो गई? ठीक है ना, तो रेंज क्या हो गई बच्चों? 3। अब 3 जैसे लिखना है, एक सिंगल नंबर है, तो उसे हमेशा किस में लिखते हैं? सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, या कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो, किस फॉर्म में लिखना है? सेट्स की फॉर्म में लिखना है। तो रेंज हो गई हमारी करली ब्रैकेट 3, और कोडोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर। और क्या बोल सकते हो? -∞ से। ठीक है, तो क्या ये है कांस्टेंट फंक्शन? समझ में आया? कांस्टेंट फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, थर्ड है पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड कौन सा बेटा? कोडोमेन तो आर होगी ना, कोडोमेन तो सेकंड सेट होता है ना, उसमें कुछ सोचना ही नहीं होता। समझ गए? डोमेन और रेंज के लिए है समस्या, कोडोमेन तो यही रहेगा जो देगा। ठीक, सुपर सेट ऑफ रेंज। ठीक है, थर्ड आ जाओ बेटा, थर्ड है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल सबने पढ़ी है? हाँ जी, पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? पॉलिनोमियल्स बताओ भाई आर्यन। पॉलिनोमियल्स ऐसे जो समझते हो, ऐसा कुछ नहीं कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन याद करो, जो तूने समझा कि हाँ मैं इसको देख के बताता हूँ ये पॉलिनोमियल है, जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा ठीक है, एक दूसरा, और जनरल फॉर्म बताओ, कुछ बताओ जो कुछ समझते हो पॉलिनोमियल्स के बारे में। हैं? x+y=0। चलो इसने बताया कुछ, हाँ भाई तुम बताओ आरो।
ऐसा कुछ नहीं है मैथ्स में तुमको हर चीज डेफिनेशन की तरह ही याद हो, ये साइंस जैसा नहीं है डेफिनेशन याद हो, आप क्या समझते हो बस वो समझाओ। हाँ जी प्रिंसी आप बताओ, पॉलिनोमियल कैसे जज करोगे, पॉलिनोमियल है जल्दी बताओ सोचो। एक्स की पावर होगी कुछ, हाँ कैसे, 5 3 2, चलो ठीक है, आप बताओ। हाँ +c 0 = 0, क्वाड्रेटिक हो गई ठीक है, 0 हटा दो, वेरी गुड ठीक है, बताओ आप बताओ। लीनियर, अच्छा आप बताओ। पॉलिनोमियल्स वैसे देखा जाए, ध्यान से सुन लो, पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी स्पेशल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म साथ में आते हैं। कांस्टेंट टर्म जैसे कांस्टेंट हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई A B C ऐसे कांस्टेंट हो गए, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स क्या हो गए बेटा, किसी भी कांस्टेंट के साथ जब x या y का इस्तेमाल हो जाए तो क्या बन गई, वेरिएबल टर्म। तो जैसे हम सिंपल सा एक एग्जांपल करें कि आप लोगों ने ही मुझे बताया कि जैसे मान लो px है 2x² + 3x + 5, समझ गए। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें कुछ वेरिएबल हैं और कुछ कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल टर्म हो गई बेटा 2x², 3x, और कांस्टेंट टर्म हो गई 5। एक्सप्रेशन कैसे बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बन गई। अब एक एक्सप्रेशन आपके पास अवेलेबल है, आपको यह देखना है कि क्या इसको मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, तो उसके लिए आपको वेरिएबल की तरफ मूव करना पड़ेगा। वेरिएबल यहां पे क्या है, x, जैसे पॉलिनोमियल इन x है, x तो वेरिएबल x है, आपको वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना पड़ेगा। वेरिएबल की पावर हमेशा होनी चाहिए होल नंबर, तो क्या इस वेरिएबल की पावर 2 है, यस इट इज अ होल, हर जगह इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो इस एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोल सकते, क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल। इन्हीं को अब नाम दिया गया है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कभी 0 के बराबर नहीं होती, अगर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो इसलिए आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 0 के बराबर कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, कि वो लीनियर पॉलिनोमियल, 0 के बराबर कर दिया लीनियर इक्वेशन बन। अभी समझ में आया डिफरेंस, क्लियर, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा इसलिए शॉर्ट में हमें समझना होगा। तो पॉलिनोमियल समझ गए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर हर जगह, ठीक है ना। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन बेटा जनरली डिफाइंड होता है, ठीक है, f इज अ फंक्शन या रियल फंक्शन, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड दिस फंक्शन fx इज डिफाइंड एज, अब ध्यान से इसका वो देखना, ठीक है ना, लिखने का बस तरीका है वो, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसको ध्यान से समझ के रखोगे तो वो आ जाएगा। हमने लिखा बेटा a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस a2 x⁴n-2 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस, दिख रहा है ना सबको, प्लस an x⁴n-n लिख दिया हमने, वेयर a0 a1 a2 अप टू सो ऑन an बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये वाली वैल्यूज है जैसे 2 3 5,
समझ गए? मतलब वेरिएबल के साथ जो ये कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। याद है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? वही कोफिशिएंट्स हैं, जैसे 2, 3, 5, तो कोई भी रियल हो सकते हैं, ऐसे डिफाइन किया गया। ठीक है, लेकिन जो ए जीरो है वो जीरो नहीं होगा, नहीं तो आप डिग्री नहीं बता पाओगे। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर मुझे यहां डिग्री बतानी हो तो क्या होगी? 2। अगर मुझे यहां डिग्री बतानी हो तो क्या होगी? n। और n क्या है? व्हाट इज n? n इज होल नंबर, या n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और क्या कह सकते हो इन्हें? होल नंबर्स। एक ही बात है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन हुई। ठीक है ना? अब पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ समझाने के लिए इसका ग्राफ तो बनाना मुश्किल है ना? अब उस ग्राफ को हमें समझना है। तो इसने हमें 2 क्वेश्चन दिए ग्राफ को समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल नंबर 13 पर आओ पहले। एग्जाम्पल नंबर 13। क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 13 में? डिफाइंड अ रियल फंक्शन, ठीक है, यानी डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। कह रहा आपको इस टेबल को बनाना है, जो नीचे आपको एक टेबल दी गई है। जो भी आएगा देख लेंगे। ये हमारे पास आ गया बेटा x y। तो वैल्यूज कहता है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। 1, 2, ये हो गया 3। देख लिया सबने? अब इसके आउटपुट्स निकाल। अगर बेटा x -4 है, y का मतलब f(x) की क्या वैल्यू होगी? जल्दी बताओ। 16। गुड। -3, 9, 2, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, यही होंगी वैल्यूज। बन गई। अब कह रहा है इसका आपको बनाना है ग्राफ। ग्राफ का मतलब आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हो, जिसके लिए आपने कुछ ये पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है ना? चलते हैं आगे। अब देखो इसका ग्राफ बनाते। पॉइंट ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है ना, बस समझा। ये हो गया हमारा एक्स ओ, एक्स डैश, वाई ओ। ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12। -2, -4, -6, -8, -10, -2, 4, 6, 8, 10, बहुत है। -2, -4, -6, -8, ठीक है ना? अब बेटा ग्राफ बनाते हैं। कह रहा है x को रखा 0 तो कितना आया? 0 आया। x को रखा -1 तो +1 आया। x को रखा -2 तो +4 आया। x को रखा -3 तो कहीं यहां +9 आया। क्या ये कोई स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख रही है? ठीक है, आगे देखो। 1 पे 1, 2 पर 4, 3 पर
9, इस तरीके से कुछ ये होगा। समझ गए? तो जब आप एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे ही आप x की पावर 1 से आगे बढ़ते हो तो स्ट्रेट लाइन नेचर खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो मैंने ऐसे ले लिया, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये ग्राफ कैसे आएगा? कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? पैराबोला। का नाम है पैराबोला। यानी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या है? ये पैराबोला, यानी एक पैराबोलिक ग्राफ है। क्लियर हुआ? अब मुझे बतानी है भाई इसकी डोमेन क्या होगी। बताओ भाई आरव, व्हाट इज इट्स डोमेन? डोमेन ध्यान से सोच करके, डोमेन के लिए क्या करना है? लाइनें पैरेलल टू दी व्हाट? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्या वर्टिकल लाइन हर जगह ग्राफ को काट रही है? नहीं, कहां नहीं काट रही है? मान लो -10 पे नहीं काट रही। -10 x की वैल्यू रखूं तो -10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 आ रहा है ना? वो यहां दिख नहीं रहा, इसलिए एरो मार्क किया है। ये ग्राफ कुछ ऐसे है, पूरी एक्स एक्सिस पर वो फैल रहा है। समझ गए? क्लियर हुआ? पूरी एक्स एक्सिस पर ये फैल रहा है ऐसे। ठीक है, और जो शॉर्टकट सिखाया उसके अकॉर्डिंग चलो। यहां पर हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर है, कोई भी रियल नंबर डालो, कभी ये नॉट डिफाइंड हो सकता है। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर। ये हुआ, सही है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन क्लियर हो गई सबको? कोई डाउट तो नहीं? चल भाई, अभी अब तू बता रेंज क्या है। डोमेन तो हो गई, रेंज। कहां से सोचना शुरू करेंगे? वर्टिकल लाइन किस पे? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो प्रिंसिपल बताओ क्या होगी रेंज? मैं इसने जो कहा मैं वो काम करना शुरू करता हूं, बना रहा हूं। एक बना दी, ऐसे बनाता चला गया, हर जगह कहीं पर भी बना सकते हो, बस आपको देखते जाना है। ऑल रियल नंबर, कुछ सोचा कि ऐसे ही? ऑल रियल नंबर, कविता बताओ। जो बात बताई उसको अप्लाई करो। ऑल रियल नंबर, 0 टू इंफिनिटी। जरा जीरो के नीचे देखो, कहीं ये वाइट जो लाइन दिख रही है ग्राफ की, कहीं कोई लाइन कट कर पा रही है? नहीं कट कर पा रही ना? अब समझ में आ रहा है सबको? जैसे ही जीरो आया बेटा, इस लाइन ने इसको कट किया। ये ध्यान से देखो, अगर मैं यहां लाइन बनाऊं तो ये इसको काटेगी। उसके ऊपर जितना भी जा रहा है सब कटता जा रहा है, उसके ऊपर फिर लिमिट नहीं है। यानी शुरुआत कहां से कर रहा है? जीरो से, और खत्म कहां कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे। अब एक शॉर्टकट भी देखो, जब मैं कोई आंसर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, जब मैं कोई आंसर निकाल रहा हूं, नेगेटिव का आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइड वाई की तरफ तो कुछ है ही नहीं। ध्यान से देख लो, यही बता रहा है कि हम नेगेटिव वाई की तरफ तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अब बनेंगे। मेन यही है जो पढ़ रहे हो, वो सब तो बच्चों वाली एक्सरसाइज थी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अभी जो मैं बताना चाहता था सबको क्लियर हो गया कि नहीं, या कोई डाउट? तो हमारी रेंज क्या, डोमेन क्या हो गई? व्हाट इज डोमेन?
अब तो नहीं भूला कोई? डोमेन इज ऑल रियल नंबर, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, और कह सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो गई? ऑल रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। व्हाट अबाउट कोडोमेन? ऑल रियल नंबर और पढ़, हाँ बिल्कुल सही। चलो जग तो रहे हो कम से कम। हाँ भाई आरव शुक्ला, नींद आ रही है? रेंज कहां से शुरू हो रही है? जीरो से। तो जीरो से स्टार्ट ले रहा है इसलिए क्लोज इंटरवल, और एंड कहां हो रहा है? इन्फिनिटी पर। ये कौन सा इंटरवल है? सेमी ओपन सेमी क्लोज। ओपन कहां हुआ? एक तरफ क्लोज नहीं है? सेमी ओपन सेमी क्लोज। कितने तरह के इंटरवल हैं? तीन। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, तो ये हो गई रेंज। और कोडोमेन ऑल रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? अब इसने अगला एग्जाम्पल और हमें दिया, एक एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 आ जाओ। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ इज अ रियल फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 14, a real function and fx is equal to x cube। किसका ग्राफ बनाना है? fx is equal to x cube का ग्राफ बनाना है, और हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। बुक ने नहीं लिखा लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ठीक है ना? अब बेटा हम बनाते हैं इस फंक्शन का ग्राफ। देखो अब मैं कोई पॉइंट वगैरह नहीं निकालूंगा, और आप भी नहीं निकालोगे, ऐसे ही सीखोगे, ठीक है ना? और ज़रूरत पड़े तो निकाल लेना अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो। आइडिया लगता है, बट ये सब ऐसे ही याद करने पड़ते, ठीक है ना? आ जाता है अपने आप वाई डैश। अब देखो अगर x को 0 रखता हूं तो y कितना आएगा? 0 का क्यूब कितना होगा? 0, यानी ये 0 0 से पास होगा ओरिजिन से। x को अगर मैं रखता हूं -1 तो व्हाट इज fx? -1, -1 का क्यूब -1 होता है। -2 रखूं तो -8, -3 रखूं तो -27। इसका मतलब नेगेटिव रखने पर नेगेटिव y आ रहा है, यानी यहां ग्राफ है। पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आएगा। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27। तो जब इस ग्राफ को बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ऐसे कुछ ग्राफ, ठीक है? तो आर्यन इसकी डोमेन बता दो क्या होगी ग्राफ को देख करके। ऑल रियल, क्योंकि जो भी हम नंबर रखेंगे उसका क्यूब एग्जिस्ट करेगा। और ग्राफिकली बेटा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी लाइन नहीं है जो ग्राफ को ना काटती हो। किस पे? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस। तो इसलिए डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल और माइनस इन्फिनिटी से। अब बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज आप बताओ, जल बता क्या बेटा? ऑल रियल, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, देखो हर जगह ग्राफ कट रहा है, तो इसलिए रेंज भी क्या हो गई? ऑल रियल। और कोडोमेन क्या हो गई? ऑल रियल और माइनस इन्फिनिटी से। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये हमने पॉलिनोमियल के दो ग्राफ बना लिए, एक इवन पावर और एक ऑड पावर, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब अगला फंक्शन है हमारा
रैशनल फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारा रैशनल फंक्शन। फंक्शन नंबर कौन सा है ये पॉलिनोमियल के बाद? पॉलिनोमियल हमने कांस्टेंट, पॉलिनोमियल थर्ड, फोर्थ फंक्शन। फोर्थ है हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन। तो प्रिंसी आप बताओ रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ। रैशनल नंबर्स जो भी तुझे पता है बता जल्दी। रैशनल नंबर्स हैं √2। क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? p/q की फॉर्म में। q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 3/2, 1/2, 5/2। समझ गए? अब याद आ गया। जब आंसर देने की कोशिश करने का अपना तरीका बनाना है कि मेरे से पूछा गया मुझे आंसर करना है, यही सब सीखना होता है। यही होता है ऑफलाइन में पढ़ने का मतलब, कि आपको पढ़ना है और समझना है। जो कुछ पूछा जा रहा है आप सही से आंसर कर पा रहे हो, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि सर ने आज मेरे से इतने क्वेश्चन पूछे, मैंने इतने आंसर दे दिए। और नहीं दे पाए तो फिर जा करके पढ़ो। समझ गए कि नहीं? क्लियर हुई बात? अब चलते हैं आगे। रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन जैसे रैशनल नंबर आपने पढ़ा बेटा, उसी हिसाब से इसको याद रख सकते हो। तो एनी रियल फंक्शन, डोमेन इज ऑल रियल और रेंज इज ऑल रियल, and this function is defined as px upon qx, where qx is not equal to 0 for any real value of x। कोई भी रियल वैल्यू x की हो लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है तो उस x की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो जो px और qx है बेटा, दीज आर दी पॉलिनोमियल फंक्शंस वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल फंक्शन। सबको समझ में आया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक फंक्शन लिखा गया f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 4। मान लो ये फंक्शन लिखा गया। ऊपर क्या है? पॉलिनोमियल है। नीचे क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये एक रैशनल फंक्शन हो गया। लेकिन अब कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी? डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। आप इस डिनोमिनेटर में 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रखो। x कितना आया? जल्दी बताओ। 4/3 आया। तो 4/3 अगर x की वैल्यू हो जाए तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वेयर फॉर दिस फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 4/3, x इज नॉट इक्वल टू 4/3, तब आपने कंप्लीट एक रैशनल फंक्शन को डिफाइन किया। समझ गए? अब इसकी आपसे डोमेन पूछ ले, बहुत इजीली बता सकते हो कि 4/3 को छोड़ दो, उसके बाद जो भी रियल नंबर आप यहां पुट करोगे वो आपको आउटपुट जरूर देगा कि नहीं देगा? सिर्फ 4/3 तो 0 बता रहा है। तो डोमेन निकालने का शॉर्टकट तरीका इसका यही है। ठीक है? डोमेन क्या आ गई बेटा? इसकी डोमेन आ गई ऑल रियल। देखो ऐसे लिखा जाता है, एक्सेप्ट 4/3, एक्सेप्ट 4/3। जब माइनस करके लिखते हैं तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसमें शामिल नहीं है। तो इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल एक्सेप्ट 4/3। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि रेंज क्या होगी, फिर तो उसको निकालने का मेथड सीखना होगा। ठीक है ना? वो बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल डोमेन का ये सिंपल मेथड है। क्लियर हो गई बात? रेंज भी निकाल सकते हैं।
तो क्या रैशनल फंक्शन क्लियर हुआ सबको? अ फंक्शन, अ रियल फंक्शन इन विच polynomial over polynomial where denominator polynomial is not equal to 0 for any real value of x, उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। कैसे याद रखेंगे? रैशनल नंबर से याद रखें, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ, एक हमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 15 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 15, क्या कहता है ये एग्जाम्पल 15? कह रहा है डिफाइंड अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इसने नाम दिया रियल वैल्यूड। अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन हो सकता है तो रियल वैल्यूड लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखना इसकी डेफिनेशन, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर, देखो लिखा है एक्सेप्ट जीरो, तो मेन क्या लिखी है? एक्सेप्ट जीरो, टू ऑल real number, to all real number where fx is defined as, where fx is defined as 1 by x। अब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये लिखा गया x is all real except 0। समझ में आ गया सबको? क्योंकि 1 by x है, x को 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। बात समझ गए बेटा? तो अब कहता है कंप्लीट दिस टेबल, एक टेबल दी गई हमें, कह रहा है इसको कंप्लीट करो, पेपर में ऐसे नहीं आता, ये सब अभी समझाने के लिए दिया गया आपको। कह रहा है इस टेबल को कंप्लीट करो, बना लेते हैं, हर चीज अच्छे समझने के लिए दी है, तो ये हम टेबल बना ये हो गया बच्चों एक्स वाई, इसने हमें कुछ पॉइंट्स दिए, एक्स -2, -1.5, -1, 0.5, 0.25, 0.5, 1, ठीक है। तुम लोग ध्यान से सुनते जाओ, इसको मैं उस पर शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारी स्लाइड्स पीडीएफ, फिर घर पे नोट कर लेना, ठीक है ना। अभी पूरा एकदम ख़त्म कर दें, क्योंकि नहीं तो तुम लोग नोट करने के टाइम ढूंढोगे ना नोट करने का, तो इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। वन पॉइंट फाइव और नेक्स्ट हो गया बेटा 2, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यूज़ निकाल, वैल्यूज़ की बात करूँ, -2 रखूँ तो 1/-2, -0.5 आ गया, कितना आ रहा है? -0.5, ठीक आ रहा है? बताते जाना, -0.5, 1.5 रखूं तो ऊपर 10 पहुंच गया, नीचे 15 हो गया, कितना आ रहा है? -0.67, 0.66, 2/3 बच रहा है ना, वही 6667 हो गया, 0.6 अप्रॉक्स ले लेते हैं। -1 रखने पर -1, 0.5 रखने पर 2, 25 रखने पर 4, अच्छा -2, माइनस है ये, रुक जाओ, माइनस कहाँ तक 0.5 में माइनस है, रुक बेटा, 0.5 में माइनस है, 2 इसमें भी माइनस है, इसमें नहीं है, 0.25 में, इधर मिस प्रिंट हो रखा है, अच्छा ठीक है। तो कितना आ गया? -2 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 1 आ गया, 0.67 और ये 0.5, समझ गए? अब मुझे बनाना है इसका ग्राफ। अच्छा एक चीज पर ध्यान दो, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी fx उतना छोटा होगा या बड़ा होगा? बताओ जल्दी, बड़ा होगा। x की वैल्यू अगर बड़ी रखूं
एफ एक्स छोटा आएगा बड़ा आएगा? एफ एक्स छोटा आएगा, क्लियर है ना बात? और जितनी छोटी वैल्यू रखूं, जैसे मान लो मैं एक्स की वैल्यू रख दूं 0.0001, कितना आंसर आ जाएगा? जितने भी जीरो गिने होंगे मैंने गिने नहीं, हो सकता है 1 लाख आंसर आ जाए, है ना? माइनस रखूं तो -1 लाख के करीब ऐसे हो जाएगा। 1 के आगे बढ़ना शुरू करो तो क्या होगा? एक्स के वाई से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो 1000 रख दूं एक्स की वैल्यू, तो वाई कितना आएगा? 0.001। समझ गए? 1 से जब मैं बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ग्राफ 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि 1 से छोटा आएगा, ध्यान दो इस बात पे। और 1 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो ग्राफ 1 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? देखो 1 से छोटी वैल्यू रखी 0.1, आंसर कितना आया? 10 आया। 1 से बड़ी वैल्यू रखी 2, आंसर कितना आया? 0.5 आया। छोटा हो गया ना? अगर 1 को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा नंबर आएगा, 1 को उससे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा नंबर आएगा। क्लियर है बात? तो उस हिसाब से अगर आप ग्राफ देखो, तो अगर मैं 1 से छोटी वैल्यूज रखता हूं, मैं इसको समझाने के लिए यहां 1 मार्क कर देता हूं, यहां 1 मार्क कर देता हूं, यहां -1 और यहां -1 मार्क कर दे, उसे समझने के लिए डायरेक्ट बना सकते हो। अगर बेटा मैं 0 से 1 तक की वैल्यूज को रखूंगा तो जरा आप y पे ध्यान देना, यानी 0 से 1 तक का मतलब 0.01, 0.001, जितना नजदीक आते जाओगे जीरो के उतना आपका आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा कि नहीं? और जैसे ही 1 के आगे आप चलना शुरू करोगे आपका y 1 से छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, सेम नेगेटिव की तरफ। क्या मेरी बात सब तक पहुंच गई? सबको क्लियर हो गई बातें कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बन गया ग्राफ। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो -इन्फिनिटी से वर्टिकल लाइंस हमने बनानी शुरू कर दी। ये देखो, बताओ भाई अभी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है, जीरो पर कहीं नहीं कट कर रहा, और वो तो मुझे पहले ही पता था, क्वेश्चन ही दिया था उसने। सही है, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। तो डोमेन क्या होगी बच्चों? ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। ठीक है ना? इजी लग रहा है अब तो मुश्किल नहीं। डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। तो भी रेंज बता दो क्या होगी इसकी? वही सेम, बिल्कुल ठीक है। अगर बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना शुरू करें तो देखो जीरो पे कटेगा ही नहीं, बाकी सब जगह कट रहा है, तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो गई? ऑल रियल एक्सेप्ट, और कोडोमेन बताओ, यही होगी पक्का? ऑल रियल, इसको क्यों सोच रहे हो इतना, वो तो वही रहती है, ऑल रियल। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था हमारा रैशनल फंक्शन, खत्म हुआ रैशनल फंक्शन। इसके बाद अगला आता है हमारा मॉडुलस फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अब हम हैं फिफ्थ फंक्शन पर, ये फोर्थ किया था ना हमने, अब आ जाओ जी मॉडुलस फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन, और इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन और इसका नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। अब ये होता क्या है? अ रियल फंक्शन f from real number to real number, and this function is defined as fx is equal to mod x। इसको क्या पढ़ते हैं? mod, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई नेगेटिव नंबर इसमें पुट करो, जैसे x को अगर आप -1.2 लो, तो -1.2 का मॉड हो जाता है +1.2, -2 का मॉड हो जाता है 2, 0 का मॉड हो जाता है 0, 2 का मॉड हो जाता है 2। यानी पॉजिटिव रियल नंबर का मॉड है पॉजिटिव, नेगेटिव रियल नंबर का मॉड है पॉजिटिव, और 0 का मॉड है 0। तो इसका इनपुट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन आउटपुट क्या होगा? 0 होगा या कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा। आउटपुट क्या होगा? 0 होगा या कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्या बात समझ गए सभी? अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइंड करते हैं। मतलब मॉड को एक तरीके से लिखा जाता है, जैसे fx हमारा मॉड x है, तो मॉड x को लिखा जाता है -x और x। -x और x ब्रेक कर लेना है। कब ये -x होगा, यानी x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन -x कहा जाएगा? तो वो होता है इफ x इज लेस देन 0। जितने नेगेटिव रियल नंबर यूज करोगे, वहां पर आपको फंक्शन क्या यूज करना पड़ेगा? -x। देखो, अगर मैं -2 लेता हूं, x यहां पर है, तो आपको वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी। माइनस ऑफ -2 क्या आंसर होगा? माइनस ऑफ -2 +2। अगर फंक्शन की वैल्यू यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? अब आप इसको यूज करेंगे। 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, क्योंकि प्लस पे प्लस आ रहा है। इस तरीके से आप इसे ब्रेक करते। अब आपने फंक्शन पढ़ा जो अपनी डोमेन में दो अलग अलग नेचर रखते हैं। समझ गए? क्लियर हुआ? ये तो सीख गए कि भाई अब दिमाग में आ रहा 0 ही क्यों। समझ गए? अब इसका थोड़ा सा हम एक शॉर्टकट समझते हैं। जैसे मान लो fx, ऐसा थोड़ी कि यही फंक्शन पकड़ा देगा। मान लो लिख दिया mod x +2। जरा इसको डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करोगे? अब इसको समझते हैं। तो क्या करना है आपने? शॉर्टकट मेथड एक समझो कि भाई मैंने एक नंबर लाइन बना ली, और जो ये x +2 जो भी मॉड के अंदर है उसे 0 के बराबर रख दिया, और x की पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली। क्या वैल्यू आई x की? जल्दी बताओ। x +2 को 0 रखो तो x क्या आएगा? 2 आएगा या -2 आएगा? x क्या आएगा? -2। x कितना आ गया? -2। ये मैंने प्लॉट कर। सही है? ये पता लगाता है ये मिडल वैल्यू कैसे पता चलती है, ये कैसे लिखा जाए, उसके लिए ये होता है। अब वहां सिर्फ मॉड x था, तो मैंने x को 0 के बराबर रख दिया, तो x कितना आ गया? 0। तो इसलिए वो ब्रेकिंग वैल्यू कौन सी हो गई? 0। डोमेन को ब्रेक करने वाला नंबर कौन सा हो गया? 0। यहां डोमेन को ब्रेक करने वाला नंबर कौन सा हो गया? -2। अब कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होना है? इस -2 के लेफ्ट में कोई एक नंबर सोचो। -3 होगा, वो इसमें रखो। -3 + 2 क्या आंसर आएगा? अंदर मॉड प्रॉपर्टी मत अप्लाई करो। कितना आया? -1। इससे ये पता चल गया -2 के लेफ्ट में ये नेगेटिव है, और राइट में कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आएगा। अब इस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। हम लिख सकते हैं x +2 होल मॉड इज -x +2
पूरा मॉड हटाया, बाहर माइनस लगाया। इफ x इज लेस देन -2 के लेफ्ट में, और प्लस x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सबको ब्रेक करना आ गया। अगर मॉड x -3 हो तो मिडल वैल्यू क्या होगी? मॉड x -3 हो तो मिडल वैल्यू क्या होगी? इतना मुश्किल है? 3 होगी। मिडल वैल्यू 3 हुई ना, तो 3 के लेफ्ट में नेगेटिव और 3 के राइट में पॉजिटिव। समझ गए? ब्रेकिंग आ गई। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, इसका मेन फंक्शन का। ठीक है, चलो जी ग्राफ सीखो। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो हमने कहा जी मॉड एक्स हो गया -x इफ x लेस देन 0 प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x की पावर कितनी है? 1। इस पे देखा जाए तो क्या ये एक लीनियर वो बन गई, लीनियर इक्वेशन? एक मिनट बेटा। हाँ तो भाई कहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए। -x इफ x लेस देन 0 एंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शॉर्टकट में समझाता हूं। इसका मतलब है आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू x। ये ग्राफ बनाना है। समझ गए? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बन सकता है? ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन फंक्शन में एक बात होती है, जो इक्वेशन होती है उसमें x और y में से कोई भी वैल्यू कंसीडर करते हो आप, लेकिन फंक्शन में सिर्फ x की वैल्यू होती है। इनपुट होता है और आउटपुट x पे डिपेंड करता है। समझ गए? हाँ भाई प्रिंसी, क्या हुआ? नहीं पढ़ा जा रहा? क्यों भाई? पढ़ाई की आदत डाल ले अब। ठीक है, y माइनस एक्स और y इज इक्वल टू कितना हो गया? x हो गया। ठीक है ना? अब इसका x हो गया इनपुट और y क्या होता है? आउटपुट। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्री है। और y क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो x कहेगा वही y को करना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है x पर। समझ गए बात? क्लियर हो गई? इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, दोनों इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट भी है। समझ गए? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब बनाना है हमें ग्राफ। तो ग्राफ के लिए अगर मैं पॉइंट्स लेने की बात करूं, ध्यान से समझना। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है ना? अगर बेटा मैं स्टार्ट करता हूं 0, तो 0 पर क्या होगा? 0 होगा। ध्यान दो, 0 पर 0 होगा ना, यानी यहां यूज करोगे। अगर x को 1 लेता हूं तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। x को 2 लेता हूं तो यहां रखूंगा 2 होगा। x को 3 तो 3 होगा। -1 तो -1 होगा। -2 तो -2 होगा। -3 तो -3 होगा। ठीक है? आरव, फर्श पे नहीं आ रहा? इतना हाईटेक नहीं हुआ, यहां से पढ़ा के फर्श पे चल रहा है। यहां ध्यान दे ले। कहां ध्यान है तेरा? क्यों भाई? ये इधर पहुंच गया और ये इधर पहुंच गया।
बन गया ग्राफ इसका। इस साइड हमने बनाया है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, क्या बनाया है, और इस साइड हमने बनाया है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। समझ गए, बहुत आसान है ये। अब जैसे मॉड x आया, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं मिडल वैल्यू ढूंढूंगा। कितनी आई मिडल वैल्यू? 0। 0 प्लॉट किया, लेफ्ट बना दिया, राइट बना दिया। अब जैसे मुझे मॉड x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। मिडल वैल्यू क्या आई? मिडल वैल्यू आ गई -2। -2 के लेफ्ट बना दिया, -2 के राइट बना दिया, बन गया मॉड का ग्राफ। बात समझ गए? ठीक है, क्लियर हुआ मॉडुलस का ग्राफ। चलो फिर प्रिंसी इसी बात पे बता दो इसकी डोमेन क्या होगी। चल बता, तेरे को बहुत नींद आ रही है। डोमेन बता क्या होगी इसकी। ऑल रियल नंबर, क्योंकि कुछ भी पुट करो नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। 0 के लेफ्ट के सारे नंबर आ गए, 0 और 0 के राइट के सारे नंबर आ गए, तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कविता रेंज बता दो क्या होगी। देखो ग्राफ और बताओ रेंज, जल्दी बता। 0 से इन्फिनिटी, वेरी गुड, क्योंकि 0 पे कटेगा ऊपर सारा कटेगा, तो क्लोज इंटरवल टूवर्ड्स 0, और कहां तक गया? इन्फिनिटी तक गया। कोडोमेन वो भी क्या रही? ऑल रियल। लिखूं या ना लिखूं चलेगा ना इंटरवल? अब तो सब समझ गए हो, ठीक है। तो यानी हमारा मॉडुलस फंक्शन भी डन हो गया। अब आ जाओ अगला, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। फंक्शन नंबर 6, पिछला 5 था ना। फंक्शन नंबर 6 सिग्नम फंक्शन। A real function f from real number to real number. A real function f from real number to real number, and fx is defined as -1 if x less than 0, 0 if x is equal to 0, 1 if x is greater than 0. ये सिग्नम फंक्शन है। 0 के लेफ्ट में -1, 0 पर 0, और 0 के राइट पर 1। क्या इस फंक्शन को देख करके इसकी डोमेन बताई जा सकती है? बताओ भैया आरव, व्हाट इज इट्स डोमेन? जल्दी बताओ। रियल नंबर कि नहीं? ऑल रियल। 0 के लेफ्ट के सारे नंबर पे आंसर आ रहा है, 0 के राइट के सारे नंबर पर आंसर आ रहा है, 0 पर सारा आंसर आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, तो यानी सब तो कवर हो गए, ऑल रियल। रेंज क्या होगी बेटा तेजल? रेंज क्या होगी? रेंज इज आउटपुट, क्या होगी? ऑल रियल। रेंज क्या होगी भाई? आर्यन आप बताओ, व्हाट इज रेंज? वेरी गुड, -1, 0 और 1। ऑल रियल क्यों? 3 के अलावा कुछ आउटपुट ही नहीं है y की वैल्यू। y की वैल्यू -1 है, 0 है और 1। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? अब बनाते हैं इसका ग्राफ, सिग्नम फंक्शन का बना लेते हैं ग्राफ। ये आ गया हमारे पास XO x डैश YO y डैश। सबसे पहले यहां मैंने प्लॉट किया बेटा 1, यहां प्लॉट किया -1, और ये 0 है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है, यहां एक नई चीज आप सीखो। आपको जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 पर ये -1 है, जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 पर क्या है? ये -1 है। इसको कैसे डिफाइन करें?
क्या जस्ट लेफ्ट ऑफ जीरो कोई नंबर ढूंढ पाओगे? कोई बता दे ढूंढ के। हाँ, जस्ट लेफ्ट ऑफ जीरो है। जस्ट लेफ्ट ऑफ जीरो, -1 तो बहुत दूर हो गया। 0.01, 0.001 और लेफ्ट हो गया। 0.10 करोड़ टाइम्स 01 और लेफ्ट हो गया। 100 करोड़ टाइम्स 1 और लेफ्ट हो गया। तो वो आप नहीं ढूंढ सकते। अब इस बात को कैसे आप ग्राफ में प्रेजेंट करते हो कि जो मैंने ग्राफ बनाया है वो जस्ट लेफ्ट ऑफ जीरो है? तो देखो तरीका, इसके सामने कौन सा नंबर है? -1 है ना। तो आपने क्या किया, जो ये -1 है ना, इस पे आप बना दोगे ओपन सर्कल। इसका मतलब ये होता है या तो ये जस्ट लेफ्ट ऑफ जीरो से शुरू हो रहा है या राइट पे जा रहा है, मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अब -1 लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अगर -1 रखोगे तो आंसर -1, -2 रखोगे तब भी आंसर -1, -3 रखोगे तब भी आंसर -1। इसका मतलब ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये देखो कांस्टेंट वाला सिस्टम। ऑल x लेस देन 0 आंसर इज -1, सीधी लाइन। सही है। अब राइट ऑफ जीरो ओपन बता दिया जी, जीरो इंक्लूडेड नहीं है। और कहां पहुंच गए हम? राइट साइड पे पहुंच गए। क्या ग्राफ बनाना, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। ये एक्सपर्ट हो गए इन सब चीजों में तो बहुत काम आएगा आगे चल के। अब जीरो पर क्या है? डेफिनेटली जीरो है। तो आपने क्या करना है, यहां पे ये लगा देना है आपने डार्क पॉइंट। तो ये आ गया आपका ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। व्हाट इज इट्स डोमेन? डोमेन क्या बताई बेटा? डोमेन इज ऑल रियल और -∞ to ∞. What about the range? करली ब्रैकेट -1, 0 और 1। कोडोमेन हो गई ऑल रियल। क्या क्लियर है सबको? समझ गए? रेंज ये देखो, अगर आप लाइनें बनानी शुरू करो रेंज के लिए, देखो ध्यान से, ये कहाँ कटेगा? -1 पे कटेगा, 0 पे कटेगा और कहीं नहीं कट रहा, 1 पे कटेगा, इसलिए। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट। अब आ गए हम अपने लास्ट फंक्शन पर, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। क्यों भाई, सब सांस ले रहे हो अच्छे से? ये आ गए भाई लास्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म यूज किया ना, इंटीजर ही लिख। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल भी होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है। और इसे कहते हैं स्टेप फंक्शन। और क्या बोलते हैं इसे हम? स्टेप फंक्शन। और इसका नाम है स्टेप फंक्शन। ठीक है जी। अब ये फंक्शन क्या होते हैं? अ रियल फंक्शन, यानी डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट x। सही है। तो ये क्या कहलाया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये है क्या, मतलब क्या इसके इनपुट्स हैं, क्या इसके आउटपुट्स? ध्यान से समझना। अगर आप x की वैल्यू 1.2 ले लो तो आपका f 1.2 कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2। जो 1.2 है ये किन दो इंटीजर के बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में। द आउटपुट इज प्रीवियस इंटीजर, यानी स्मॉलर इंटीजर। ऐसे ही
अगर 1.759 हो, अभी भी ये किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 1 ही रहेगा। जब तक 1 से 2 के बीच में रहेगा आंसर इज 1। और अगर आप कह दो 1, आंसर इज 1। इंटीजर पे डेफिनेट वही आंसर आएगा। लेकिन इंटीजर के अलावा जैसे रियल नंबर हुआ, ये चेक करो कि ये किन दो इंटीजर के बीच में। जैसे मान लो -3.7 आर्यन, व्हाट इज द आउटपुट? 3 माइनस है, -3.7 -3 पक्का ये कुछ कच्चा पक्का? -2 और -3 होगा। -3.7 किन दो इंटीजर के बीच में है? -3 और -4, छोटा कौन सा है? -3। बहुत तरक्की हो रही है। -4, हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नंबर क्या हो गए? छोटे होते चले गए। तो आंसर क्या हो गया? -4। ये हाल है। कितना आंसर आ गया? -4। क्लियर हुआ? हमेशा आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर इज द आंसर। तो इसलिए जो मेन डेफिनेशन बनती है बच्चों, वो ये डेफिनेशन बनती है कि द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज n। क्या है? x इज इक्वल टू n। अगर इसका आंसर n आता है तो इसका मतलब x या तो n है या n और n+1 के बीच का कोई नंबर है। अगर मान लो इसका आंसर 1 आया है, या तो ये 1 है या 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है। देखो 1 इज इंक्लूडेड और 2 इज एक्सक्लूडेड। 1 इज इंक्लूडेड दिख रहा है और 2 इज एक्सक्लूडेड। अगर मान लो इसका आंसर 3 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 3 होनी चाहिए या 3 से 4 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। 4 इज एक्सक्लूडेड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है? क्लियर हुई बात? एक्सक्लूडेड को कैसे प्रेजेंट करते हैं क्या देख चुके हो? एक्सक्लूडेड का ग्राफ क्या होता है? ओपन सर्कल लगा देते हैं, जो चीज कोई एक्सक्लूड करती है, जिसके जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट पे शुरू करते हैं। ठीक है ना? अब इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? अब बच्चों कुछ पॉइंट्स लेते हैं जिससे जजमेंट करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो पहला पॉइंट मैंने लिया कि सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आ गया -2। इसका मतलब x या तो -2 है या -2 + 1 -3, -2 + 1 -3। हाँ क्या होगा? जल्दी बता। हाँ -1, समझ गए? -2 + 1 -1 कह रहा -3। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0, तो क्या होगा? 0 से ग्रेटर देन x बट लेस देन 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 1, तो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 2, तो 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन 3। अब बताओ सब कुछ ठीक है? समझ में आया यहां तक? अब बनाते हैं इसका ग्राफ। अब ग्राफ को ध्यान से समझना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनता है। पेपर में ये सब आते हैं क्वेश्चन। मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? पेपर में आता है डिफाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है ना? तो आपको ऐसे ही लिखना है सारी बातें, बस ये सब नहीं करना, इतना लिख करके और सीधा ग्राफ बना देना। ये सब रफ वर्क है। ठीक है? जो पॉइंट्स ले समझाने के लिए लिए। अब बच्चों यहां पर पॉइंट्स ले लेते हैं। ये ले लिया, मैं थोड़े बड़े पॉइंट ले ले रहा हूं। ये 1 ले लिया जो कि समझ में अच्छी तरीके से आए, 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, -1,
-2, -3, 1, 2 और 3, -1, -2, -3। ठीक है ना। अब ग्राफ पे बहुत ध्यान देना और समझना इस बात को। देखिए बेटा, -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 आ रही है। कब? जब x है -2, जब x है एग्जैक्टली -2, यानी -2 पर एग्जैक्टली -2 है तो यहां पर क्लोज सर्कल, ये देखो ऐसे क्लोज रहेगा। सही है। और -2 से -1 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं सब पर आंसर इसका -2 ही है। सब पर आंसर कितना है? -2। इसका मतलब एक सीधी लाइन आएगी। कहां तक आएगी बेटा? -1 तक। लेकिन क्या -1 इंक्लूडेड है? ध्यान से देखो, नहीं। तो -1 के सामने आपको लगाना है ओपन सर्कल। समझ गए? अब ध्यान से देखो, -1 से 0, -1 पे डेफिनेटली -1 बिकॉज -1 इज इंक्लूडेड इन दिस केस। तो -1 पे क्या आंसर रहा? -1 क्लोज। और 0 तक क्या रहा? ये -1, लेकिन 0 इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, इसलिए ओपन सर्कल। 0 पर बेटा डेफिनेटली 0, और 1 तक क्या रहा? 1 के लेफ्ट तक 0, ओपन। 1 पर डेफिनेटली 1, और 2 के जस्ट लेफ्ट तक क्या रहा? 1। 2 पर डेफिनेटली 2, और 3 के जस्ट लेफ्ट तक क्या रहा? ये 2 रहा। ऐसे ये बनता चला गया। तो देखो स्टेप की तरह बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन। ठीक है। अब मुझे बता दो इसकी डोमेन क्या। ग्राफ सबको क्लियर हो गया? बच्चों डोमेन क्या होगी? ऑल रियल, क्योंकि जो मर्जी आप रियल रखो आंसर दे रहा है। और यहां पर भी देखो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर लाइन ना कटती हो। तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल। और -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है। अब कविता इसकी रेंज बताओ, व्हाट इज इट्स रेंज? रेंज जल्दी सोचो, इतना टाइम थोड़ी है, जल्दी सोचो। -2 -1 क्या होगी रेंज? आप बताओ। बस इतने ही नंबर होंगे रेंज। 0 1 2 3 कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। तो ये कौन से नंबर है वैसे? ये रियल है। रियल में कौन से हैं? रियल तो हैं ये, इंटीजर्स हैं। वेरी गुड। तो इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है बेटा? इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इसलिए रेंज क्या हो गई? रेंज इज z, यानी इंटीजर्स। रेंज क्या हो गई? इंटीजर्स। अब इस बात को ग्राफ पे समझ के देखते हैं। अगर मैं पैरेलल टू y मतलब x एक्सिस लाइन ऐसे बना रहा हूं, ये देखो, ये बीच में कहीं कुछ नहीं कटेगा। ध्यान से देखो बेटा, 3 -3 पे कट जाएगा। बीच में फिर कुछ नहीं कट रहा, ये देखो -2 पे कट जाएगा, है ना? वही तो मिल रहा है ना। -2 से 1 के बीच में देखो गैप है, कुछ कटेगा? तो इसलिए ऑल रियल नहीं हो रही है इसकी रेंज। इसकी रेंज क्या हो गई? इंटीजर्स। एंड व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। कोडोमेन इज व्हाट? और -∞ से। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो सारे के सारे आपने फंक्शंस के ग्राफ कर लिए खत्म। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या है? हमें बेटा दो फंक्शंस दे देगा, जैसे उसने दे दिया, सपोज f(x) इज x² एंड gx इज इक्वल टू 2x, 2x + 3 दे दिया। ठीक है, ये कह रहा है। अब हमसे क्या कहेगा? इसका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये निकालने को बोलेगा। कहेगा फाइंड f + g बाहर x, या सिंपल f + g लिख दे, f - g बाहर x, f इंटू जी इन वेरिएबल x, f अपॉन g इन वेरिएबल x। ये कह देगा फाइंड आउट करो। तो इसका क्या मतलब होता है?
जैसे f प्लस जी एक्स, इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर कुछ लाइक टर्म सॉल्व होती तो सॉल्व करना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद आ जाओ f माइनस जी, तो बन गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। क्लियर है ना, साइन चेंज हो गए। क्यों भाई, कोई दिक्कत? इसके बाद f इंटू जी, बाहर है x, क्या बन गया एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3। सॉल्व करूं तो क्या बन गया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट f अपॉन जी, जो कि है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एफ एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कितना हो गया। अब मुझे यहां क्या डिफाइन करना पड़ेगा, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -3/2, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख दिया। क्लियर हुआ, ये था अलजेब्रा। तो एग्जाम्पल नंबर 16, अरे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया, वही है, ठीक है। एग्जाम्पल 16 डन। एग्जाम्पल 17 आपको खुद करना है, पूरी एक्सरसाइज 2.3 ट्राई करनी है, ठीक है, समझ गए। और अगली क्लास भी इतनी ही देर की होगी, नेक्स्ट वाली, क्योंकि उसमें हम बुकलेट के सारे डोमेन रेंज के क्वेश्चन खत्म करेंगे जो पेपर में आते हैं, और तुम लोगों के डाउट्स होंगे इसके, ठीक है भाई, समझ गए। चलो जा सकते हो, बाय बाय।